बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग जो है सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने पिछले जो हमारे लेक्चर्स हैं उसके अंदर हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस किया था। आज हम उसी की कंटिन्यूशन के अंदर जो है डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स के हवाले से हम थोड़ा सा समझेंगे कि ये क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, और इसके हवाले से डिसीजन मेकिंग के अंदर एथिक्स कौन से हैं उनके ऊपर हम ज़रा थोड़ा सा उसको भी हम ज़रा थोड़ा सा ख्याल करेंगे कि ये क्या है। ठीक है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग वो क्या होती है, और फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग के हवाले से जो डिफरेंट टूल्स टेक्निक्स जो इस्तेमाल में आती हैं वो क्या हैं, उनको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये टेक्निक्स कौन सी हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, इसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हमारे इस्तेमाल में आती हैं प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। जब हम लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर पर्स चार्ट आ जाता है, गैंट चार्ट आता है। फिर इसी तरीके से रूट कॉज एनालिसिस, ये क्या होता है, ये एक मुख्तलिफ किस्म की जो हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग में जो उसके एनालिसिस जो होते हैं उन चीज़ों को हम किस तरीके से एनालाइज करते हैं, उसके लिए एक रूट कॉज एनालिसिस इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट रन स्टडी एक ये हमारे इस्तेमाल में आती है, इसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, उसके बाद वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, ये क्या होता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। फिर उसके बाद स्टैटिक डायग्राम, फिर प्रेटो चार्ट, मैयर्ड वेरिएशन और A3 ओवरव्यू जो है वो क्या होता है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम ज़रा अपना फोकस रखेंगे। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग स्टाइल जो है, पहले तो हम इसको ज़रा समझते हैं कि ये क्या है। कहता है एवरीवन ब्रिंग्स देयर ओन यूनिक पर्सनैलिटी एंड एक्सपीरियंसेस टू द डिसीजन मेकिंग दे मेक। ठीक है, हर एक शख्स जो होता है उसको अल्लाह ताला ने एक यूनिक पर्सनैलिटी दी होती है। ठीक है, इस दुनिया के अंदर जो अरबों लोग हैं, हर एक ही एक अपनी पर्सनैलिटी है। ठीक है, और वो एक यूनिक पर्सनैलिटी है, वो किसी से मैच नहीं करती। ठीक है, इसी वजह से वो मुख्तलिफ किस्म के एक्सपीरियंसेस से भी गुजरते हैं लोग, और वो उन एक्सपीरियंसेस से जो है लर्न करते हैं, अपने तजुर्बात से वो लर्न करते हैं। तो जब डिसीजन मेकिंग ली जा रही होती है, किया जा रहा होता है किसी भी डिसीजन को, जब हम लेते हैं किसी भी स्टेज के ऊपर, तो हर एक शख्स जो होता है वो अपने अंदाज से सोचता है, अपने अंदाज से वो डिसीजन लेता है, फैसला साजी करता है। ठीक है, The decision styles model outlined in your text has identified 4 principal styles। ठीक है, कि हमारी जो बुक्स के अंदर जो है नॉर्मली 4 जो स्टाइल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो डिस्कस किए जाते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं। कहता है द डिसीजन स्टाइल्स मॉडल अज्यूम दैट पीपल डिफर अलोंग 2 डायमेंशंस। ठीक है, कि ये जो स्टाइल्स हैं वो कहता है जी कि जो लोग हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, डिफर कर रहे होते हैं। किन डायमेंशंस की वजह से, इन 2 डायमेंशंस की वजह से। और वो 2 डायमेंशंस कौन सी हैं, दे आर वे ऑफ थिंकिंग, कि उनका सोचने का जो तरीकाकार है। फिर इसी तरीके से फर्दर जो है टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी। ठीक है, कि वो हाउ क्लियर डज एवरीथिंग हैव टू बी। ठीक है,
कि जो एम्बिग्विटी होती है, जो एक किसी भी जगह पे जो शुक व शुबहात होते हैं उनके हवाले से उनकी क्या टॉलरेंस उस पे पाई जाती है। अब जो डिसीजन मेकिंग के जो स्टाइल्स हैं उसके अंदर जो है सबसे पहला जो स्टाइल हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डायरेक्टिव स्टाइल। डायरेक्टिव स्टाइल कौन सा होता है? कहते हैं इसके अंदर सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है लो टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी। ठीक है, कि लो टॉलरेंस, कम जो है ना वो टॉलरेंस पाई जाती है एम्बिग्विटी के हवाले से। ठीक है, सीक रैशनैलिटी। ठीक है, कि ये रैशनैलिटी के हवाले से जो है वो उसमें जो है वो पाई जाती है। और उसके बाद एफिशिएंट एंड लॉजिकल। ठीक है, कि वो एफिशिएंसी उस पर पाई जाती है, एक तेजी काम करने के हवाले से। ठीक है, और वो लॉजिकली परफॉर्म करने के ऊपर जा रहे होते हैं। ठीक है, मेक क्विक डिसीजंस। डायरेक्टिव स्टाइल्स के अंदर फैसला साजी जो होती है वो जल्दी की जाती है। ठीक है, क्विक डिसीजंस लिए जाते हैं, देर नहीं की जाती, शॉर्ट टर्म फोकस के ऊपर रहते हुए फैसले किए जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो स्टाइल आ जाता है वो है एनालिटिकल स्टाइल। इसके अंदर क्या होता है, हाई टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी होती है। ठीक है, कि एक तो बर्दाश्त जो होती है उसका जो लेवल होता है वो एक कह ले कि हाई लेवल पे होता है। डायरेक्टिव के अंदर क्या होता है, लो लेवल ऑफ टॉलरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे हाई लेवल का टॉलरेंस होता है, एनालिसिस किया जा रहा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें रिक्वायर मोर इंफॉर्मेशन। एनालिटिकल स्टाइल के अंदर हम क्या करते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इसके लिए ज़्यादा रिक्वायर होती है। उसके बाद कंसीडर मोर अल्टरनेटिव। ठीक है, कि जब भी हम किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं तो उसके तमाम जितने भी अल्टरनेटिव्स होते हैं, जितने भी उसके ऑप्शंस होते हैं, उन सब के ऊपर आप गौर करते हो। ठीक है, फिर आप फैसला करते हो कि कौन सा बेहतर है। केयरफुल एंड अडेप्टेबल। ठीक है, एक बहुत ही मोहतात और माहिराना तजज़िया किया जाता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पर जो स्टाइल आ जाता है वो है कॉन्सेप्चुअल स्टाइल। कॉन्सेप्चुअल स्टाइल कौन सा होता है? वो कहता है जी कि इस स्टाइल के अंदर जो है आप क्या करते हो, वेरी ब्रॉड इन आउटलुक। ठीक है, ये जब आप किसी के सामने कुछ भी प्रेजेंट करते हो, ठीक है, तो वो एक बहुत ब्रॉडर सेंस के अंदर होता है। ठीक है, उसकी आउटलुक लुक जो है वो बहुत ब्रॉड होती है। उसके बाद आ जाता है कंसीडर मैनी अल्टरनेटिव्स। इसके अंदर भी आप क्या करते हो कि बहुत जो सारे जो अल्टरनेटिव्स होते हैं, हर तरह का जो अल्टरनेटिव होता है उसको आप कंसीडर करते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है गुड एट फाइंडिंग क्रिएटिव सॉल्यूशंस। ये जो कॉन्सेप्चुअल स्टाइल है ये किस लिहाज से अच्छा होता है कि ये आपकी जो क्रिएटिव सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है ना, तख्लीकी जो आपकी जो सलाहियतें होती हैं, जो उसके जो तख्लीकी उनके जो हल होते हैं किसी भी मसले के, वो आप तलाश करने में कामयाब होते हो। ठीक है, उसके बाद फोकस लॉन्ग रेंज। इस स्टाइल का जो कॉन्सेप्चुअल स्टाइल होता है इसका जो फोकस होता है ये लॉन्ग रेंज होता है, लंबे अरसे तक चीज़ों को सोचा जाता है। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है वो अक्सर जो फैसला किया जाता है, शॉर्ट टर्म नहीं होते। ठीक है, आप दूर के हवाले से प्लानिंग करते हो, आज से 50 साल, 100 साल या 10 साल या इस तरीके से आगे फ्यूचर की जो लंबे अरसे की प्लानिंग होती है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पर जो स्टाइल आता है वो है आपका बिहेवियरल स्टाइल। बिहेवियरल स्टाइल क्या है? कहता है जी वर्क वेल विद अदर्स। इस स्टाइल के साथ आप दूसरे लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कंसर्न्ड विद अचीवमेंट्स। इस स्टाइल के अंदर
नॉर्मली हम क्या करते हैं, अचीवमेंट जो होती हैं किसी की भी अपने सबॉर्डिनेट्स की, उनके साथ हमारा ये कंसर्न कर रहा होता है, ठीक है। रिसेप्टिव टू सजेशंस, हम जो है अगर कोई हमें कोई सजेशन देता है, कोई तजवीज़ हमें देता है, तो हम उसको इस स्टाइल के अंदर जो भी बंदा काम कर रहा होता है वो हमेशा एक रिसेप्टिव बिहेवियर पेश करता है, यानी कि वो उसको वेलकम करता है सजेशंस को, ठीक है। इसी तरीके से अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, इस स्टाइल के अंदर जो होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो झगड़े होते हैं उनसे अवॉइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सीक एक्सेप्टेंस, ठीक है, कि आप इस स्टाइल के अंदर जो है आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, तलाश कर रहे होते हो चीज़ों को, नई नई जो एडवांसमेंट्स होती है उनको एक आप एक्सेप्ट करते हो और उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डायरेक्टिव स्टाइल के ऊपर बात की है। फर्दर जो हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे वो है एथिक्स इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये जो चीज़ है इस टॉपिक को हम जो है फर्दर अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को जो डिसीजन मेकिंग स्टाइल के हवाले से अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो डिस्कस कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।